का साथी अरुण और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आप लोगों से यूपी पीसीएस जो अभी बीते दिन हुआ उसके डिस्कशन और उसके एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। मैं इसके 150 क्वेश्चन सारे कंप्लीट करूंगा और बताऊंगा कौन सा सही था कौन सा गलत था। जो जो लोग देकर आए, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ उनको शुभकामनाएं, जिनका बुरा हुआ उनके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर एग्जाम आएंगे, आते रहते हैं, सफलता आपको मिलेगी, आप कोशिश करते रहिए, नेक्स्ट टाइम आपका और बेहतर हो जाएगा। जो कमियां हैं उन पे विचार कीजिए। चलिए, ये अभी जो सेट ए है उससे हम शुरुआत करते हैं। सेट ये जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं जिसकी एनालिसिस बताने जा रहा हूं, ये सीरीज ए है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन दे रखा है द मुगल एम्पायर वाज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। अभिकथन कहता है इसका मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने अपने सैन्य के दम पर ही पूरे व्यवस्था को स्थापित किया था। इसका रीजन उन्होंने बताया है द वाइटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मिलिट्री पावर। बिल्कुल, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। यह भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। ए वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। इसमें ध्यान देने वाली बात है नॉट कौन सा लोकेटेड नहीं है कैरेबियन सी में, कैरेबियन सागर में कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ग्रेनेडा है, हाँ जी बिल्कुल है। मोंटसेराट है, बिल्कुल है। एंग्लिया है, बिल्कुल है। लेकिन मडीरा नहीं है। मडीरा कहाँ है? मडीरा आपका नॉर्थ अटलांटिक में है, ये आपका कैरेबियन में नहीं है। तो आप ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको आता है या तो नहीं आता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जो मडीरा है ये नॉर्थ अटलांटिक में है, इसमें कैरेबियन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सीधा सिंपल जवाब है इसका द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है ये निकालता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया is the nodal division in the Ministry of Home Affairs for the disaster management. Who is the ex officio, यहाँ वर्ड पे ध्यान देना है, ex officio chairman of the National Disaster Management Authority। पहले तो मैं आपको ये बता दूं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है उसके लिए उसे अलग से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के बाद एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? बहुत लोगों ने मिस्टेक करी होगी, होम मिनिस्टर लगा के आ गए होंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में आता है तो लोगों को लगा होगा होम मिनिस्टर है, लेकिन इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन सेंट्रल का है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब है, और जो स्टेट का है उसमें सीएम होता है, और जो जिले का है उसमें डीएम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन यूपी गवर्नमेंट से सीधे लिया गया, यूपी बजट से आया है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इन बजट 2021-22 टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर द स्टूडेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग योजना। तो इसमें देखिए पहली जो योजना है ये सिविल सर्विस के लिए है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। जो अभ्युदय योजना है, अभ्युदय योजना जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये सिविल सर्विस या और अन्य गवर्नमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए मुफ्त में कोचिंग के लिए ये योजना लाई गई है। तो इसके लिए जो सही जवाब है वो है चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। इसका सही जवाब है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, करंट अफेयर से था, जिसकी तैयारी अच्छी थी उसने जरूर अटेम्प्ट किया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे भी नॉट या ध्यान देने वाली बात है कि क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है। नॉट अ मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्री। अब हमें पता है कोको प्रोड्यूसर कंट्री कौन कौन सी है। मुख्यतः वो देश कोको प्रोड्यूस करते हैं जहां पे गर्मी ज्यादा होती है, मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और दूसरे नंबर पे आपका ब्राजील वगैरह आता है, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे कैमरून भी अफ्रीका का है, इवोरी कोस्ट भी अफ्रीका का है, घना भी अफ्रीका का है। लातविया अफ्रीका का नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा लातविया। लातविया आपका ये नॉर्वे के पास पड़ता है। एस्टोनिया, लातविया ये सब बाल्टिक और नॉर्डिक नेशंस हैं, इनमें आते छोटे छोटे देश हैं। तो ये आपके बाल्टिक कंट्री है लातविया। तो इस यहाँ पे एनवायरमेंट ही ऐसा नहीं है, ठंडा माहौल रहता है, यहाँ पे कोकोआ हो ही नहीं सकता। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। आपको अगर ये पता नहीं है कौन सा आर्टिकल, तो इसमें अंदाजा लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। 266 आपका कंसोलिडेटेड फंड में आता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 267 जो है सीधा आपका आंसर है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की खासियत क्या होती है, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। सपोज 400-500 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर को दे दिए गए और उनसे बोला गया कि आपको, या उन्हें लगा कि अब इमरजेंसी की स्थिति है तो ये फंड वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता, इसके लिए पूरा पार्लियामेंट्री प्रोविजन से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और जो अगले जो आर्टिकल है, जो 265 है, इसमें ये है कि आप बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के किसी पे टैक्स एम्प्लॉय नहीं कर सकते, किसी पे टैक्स नहीं लगा सकते। और 268 जो आर्टिकल है ये आपका आता है कि ये उन टैक्सेस के बारे में बात करता है जो कि लगाता तो सेंटर है, लेकिन इसको कलेक्ट करने का, अप्रोप्रिएट करने का काम स्टेट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। What is the theme of the World Youth Skill Day 2021? बिल्कुल सीधा सवाल करंट अफेयर से। इसमें तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने की जरूरत थी, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत थी कि अभी पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक से जुड़ा हुआ ही इसका कुछ होगा, तो इसका रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट इन पैंडेमिक। इसका सही जवाब सीधा, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसका जवाब, सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से है कि अभी पैंडेमिक चल रहा था, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो रही थी, तो उसमें अलग अलग प्रोविजंस लेके आ रहे थे अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक व्हिच इंस्टीट्यूट हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन जनरेशन इनटू ऑक्सीजन जनरेटर? कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? आईआईटी बॉम्बे का है, सीधा क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे। इसका सही आंसर है आईआईटी बॉम्बे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of one of the following causes is responsible for the rainfall during the winters in northwestern part of India? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ये भी अगर आपकी ज्योग्राफी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है तो आपको पता है, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत, जो आपका उत्तर पश्चिम भाग है शीत ऋतु में, उसमें वर्षा होती है गेहूं के सीजन में, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सीधा जवाब क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आपको इसका सीधा जवाब आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लाई एश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय? ऑयल रिफाइनरी का कोई मतलब नहीं, फर्टिलाइजर का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट से। फ्लाई एश कहां से फ्लाई एश प्रदूषण कैसे होता है? थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये कहता है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 was introduced by the UP government for which of the following पीपल ऑफ रिलीजियस ट्रैवल्स? ये उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया था? तो ये बुजुर्गों के लिए भी नहीं है, महिलाओं के लिए भी नहीं है, विधवाओं के लिए भी नहीं है, मजदूरों के लिए है। मजदूरों के लिए योजना लाई गई थी कि उनको धार्मिक स्थलों पर घूमने के लिए या उनके पर्यटन के व्यवस्था के लिए ये योजना लाई गई है, सिर्फ मजदूरों के लिए। अभी पैंडेमिक के बाद ये भी आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर्स? इसमें आपने ज्योग्राफी में एक वर्ड पढ़ा होगा एल्बिडो। एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है कि कौन सी चीज तुरंत रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को? तो इसका सीधा आंसर है लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। देखो सैंड डेजर्ट भी नहीं करेगी, पैडी क्रॉप लैंड भी नहीं करेगी, और आपकी ये प्रेरिक लैंड भी नहीं करेगी। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन था कि बर्फ जहां होगी वहां पे सूरज की रोशनी सीधे पड़ के रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाती है। ये तो लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वाज एस्टैब्लिश्ड? यहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि कहां पे एस्टैब्लिश किया गया है। कुछ लोग कानपुर में, कुछ लोग मुंबई में कंफ्यूज थे, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा मुंबई। कानपुर इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है मुंबई। मुंबई में एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि द विनर ऑफ द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 बारबोरा ज़ेकोवा इज फ्रॉम विच कंट्री? ये चेक रिपब्लिक की थी, ये चेक गणराज्य से ताल्लुकात रखती है। सीधा क्वेश्चन था, ये आपको आता था या तो नहीं आता था, ऐसा वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई तुक्का लगाने वाली बात नहीं थी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स अप्लाइज टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के लिए साथ किया गया समझौता कहा है?
तो ये जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को भीमराव अंबेडकर और नेहरू के बीच में, जबकि ये दोनों ने ये नहीं कहा था, ये कथन था डॉक्टर राधाकृष्णन का। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाने वाला, और अगर आपने डिटेल में लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। लक्ष्मीकांत में पीछे लिखा हुआ है जो रेफरेंसेस वगैरह उनमें कि एस राधाकृष्णन ने ये बात कही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? इसकी वजह से केलियोसिस होता है, सबको पता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की वजह से होता है, विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, सेलोसिस जो होता है ये आपका होता है राइबोफ्लाविन की कमी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स मंडी सिचुएटेड? पहली बात तो मंडी हिमाचल वाले में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और दूसरी बात सिंपल सा लॉजिक है, ये क्वेश्चन मुझे खुद गूगल करना पड़ा। इसका आंसर हरियाणा बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। ये जो मांडी स्थान है, एक्चुअली इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना था कि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो बेसिकली हड़प्पन साइट कहाँ की पूछ सकता है, तो ये यूपी का ही है, ठीक है। ये मांडी जो है यूपी में ही लोकेटेड है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉस्किटो बॉर्न डिसीज? ऐसे मॉस्किटो बॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है? देखो, डेंगू फीवर मच्छर से होता है, सबको पता है, केजरीवाल साहब हमारे कहते रहते हैं हर रविवार डेंगू पे वार। फाइलेरियासिस मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है, स्लीपिंग सिकनेस से मच्छर से नहीं होता है, एक मक्खी से होता है, शेशेफ्लाई करके उसका नाम है, ठीक है। ये एक मक्खी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। डेंगू के मच्छर का नाम है एडिस, फाइलेरियासिस के मच्छर का नाम है कुलेक्स, मलेरिया के मच्छर का नाम है एनोफिलिस। ये तीनों के तीनों फीमेल मॉस्किटोज है, और ये होता है एक फ्लाई से, एक मक्खी से होता है, शेशे मक्खी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सीधा जवाब है यार, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका जवाब सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोटुलिज्म बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को कहते हैं। ये डायरेक्टली रिलेटेड है फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन से की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर? 61st अमेंडमेंट एक्ट। ये सीधा क्वेश्चन था। 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये किया गया था, एज को 18 साल किया गया था, 21 साल से घटाकर। अब जो ये 66 अमेंडमेंट है, ये आपका आंध्र प्रदेश में जो शेड्यूल एरिया में लैंड रिफॉर्म्स की बात करी गई थी उससे रिलेटेड। आपका जो 62nd अमेंडमेंट है, ये आपका SC/ST सीट्स एंड एंग्लो इंडियन सीट्स वगैरह को स्टेट लेजिस्लेचर में बढ़ाने की बात करी गई थी। और जो 63rd अमेंडमेंट एक्ट है आपका है, ये आपका 59 अमेंडमेंट को रिपील किया गया था, पंजाब में इमरजेंसी से रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विद रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रेडियो धार्मिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। इसमें ध्यान देने वाली बात ये, फिजन नहीं फ्यूजन है, ठीक है, विखंडन नहीं है, विलय। तो इसका आंसर हो जाएगा 1A ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है। विद रेफरेंस टू द एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली, विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंगरौली जो एनटीपीसी की यूनिट है उससे रिलेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, यूपी में स्टेटेड है। इट इज द एनटीपीसीज ओल्डेस्ट यूनिट। तो ये भी सीधा जवाब है। ये सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोयला का भंडार भी है। तो ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इज द एटमॉस्फेयर टास्क प्लेस ड्यू टू। ये मुझे भी नहीं पता था, खैर ये मैंने को गूगल करना पड़ा। ये इसका जो सही जवाब है डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमिटी द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया? देखिए, इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो सीधा क्वेश्चन था। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है पॉलिटी, तो वहां पे सीधा दिया हुआ है इंटर स्टेट रिलेशन वाले चैप्टर में। सरकारिया कमीशन है इसका सही जवाब। और इससे रिलेटेड आर्टिकल 262 एंड 263 आते हैं, जो कि इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हैं। जैसे दो स्टेट के बीच में कोई विवाद है, जैसे कावेरी नदी का कावेरी रिवर डिस्प्यूट वगैरह है, ऐसे नदियों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड डिस्प्यूट जो होते हैं दो स्टेट के बीच में, उनको उनके निर्धारण के लिए कमीशन बनाया गया। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया, तभी ये काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं।
और बाकी उसे क्या बोलते हैं, हर एक स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन सीधा, क्वेश्चन नंबर 27 सीधा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट यहां पे ध्यान देने वाली बात है, करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए, संतरा नहीं, विटामिन सी होता है संतरा में। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये स्टैच्यू ऑफ पीस की बात कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है सिचुएटेड इन, देखिए एमपी में नहीं है, राजस्थान में है। राजस्थान इसका सही जवाब है। जैन धर्म के अनुयायियों ने इसको स्टैब्लिश किया है। गुजरात में आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यूनिटी स्टैच्यू बनाई गई थी। सॉरी। अगला क्वेश्चन जो 29 है, 29 क्वेश्चन बात करता है पीएम वानी योजना इज रिलेटेड विद। पीएम वानी योजना जो है ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सीधा इसका आंसर है अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थलों पे वाईफाई की उपलब्धता से इसका सीधे ताल्लुकात है पीएम वानी योजना से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हम 30 क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। पांच पार्ट में आने वाला है, तो पहला पार्ट आज समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। 30th क्वेश्चन जो है इसका, द सिंबल ऑफ इको मार्क इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इको मार्क सिंबल जो है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इको का मतलब इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी का मतलब एनवायरमेंट, सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट। सीधा जवाब था इसका, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी, आपके कॉमन सेंस की बात थी। सीधे क्वेश्चन आना चाहिए था। इको मार्क मतलब इकोलॉजी, मतलब एनवायरमेंट, सेफ गुड्स फॉर एनवायरमेंट की बात करता है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त होता है। अगला विभाग में बहुत जल्द अपलोड करूंगा, जिसमें आपके आगे के 30 क्वेश्चन होंगे। ऐसे 30 करके हम 5 पार्ट्स में लेके आएंगे और 150 क्वेश्चन आपके 2 दिन में मैं सारे एनालिसिस करूंगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।